नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी स्टोरी चैनल पर। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनते रहिए आरपी स्टोरी, जहां हर कहानी है आपके दिल के करीब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चैप्टर 21 कॉन्ट्रैक्ट पेपर। रियाज रजा की डील वाली बात सुनकर उसे ऊपर से नीचे घूरने लगता है। फिर रियाज उसकी आंखों में झांकता है। पहले की तरह आज रजा की आंखों डर नहीं है, उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक दिख रही है। रियाज एविल स्माइल के साथ बोलता है, अब तुम मुझसे डील करोगी? रजा जवाब देती है, हाँ। रियाज बोलता है, तेरी औकात नहीं है मुझे से डील करने की। रियाज का जवाब सुनकर रजा बोलती है, ठीक है, तो अब मेरे पास मरने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। रियाज रजा से कहता है, मेरी मर्जी के बिना तुम मर नहीं सकती। इतना बोलकर रियाज कमरे से बाहर जाने के लिए बेड से खड़ा होता है। रजा मुस्कुराकर कहती है, याद करो, कुछ देर पहले ही तो तुमने मुझे मरने की इजाज़त दी है। इतना बोलकर रजा गन को अपने सिर के ऊपर रख कर लेती है। रजा की बात सुनकर रियाज मुड़कर रजा की तरफ देखता है। रजा की आंखों में मौत का कोई डर ही नहीं है, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। रजा को देखकर रियाज को अयान की बात याद आ जाती है, ध्यान से देखा है तूने उसे? वह इस तरह की लड़की नहीं है, जबरदस्ती करेगा तो वह खुद को मार डालेगी। रजा पहले भी खुद को मारने की 2 बार कोशिश कर चुकी है, पहले बालकनी से नीचे कूदने की और दूसरी बार क्लब में उसने अपना हाथ काट लिया था। रियाज गुस्से में रजा को देखकर बोलता है, कैसी डील? फिर रजा बोलती है, कुछ वक्त में जब तुम्हारा मेरे शरीर से मन भर जाएगा तब तुम मुझे हमेशा के लिए यहाँ से आज़ाद कर देना। उसके बाद मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। रियाज कोई जवाब नहीं देता और एक्सप्रेशन लेस होकर रजा को देखने लगता है। रियाज को यूं चुपचाप देखकर रजा गन को अपने सर पर रखकर आंखें बंद कर लेती है। रजा को देखकर साफ पता चल रहा है कि आज वह कोई ना कोई फैसला लेकर ही रहेगी। रियाज बोलता है, ठीक है। रियाज का जवाब सुनकर रजा अपनी आंखें खोलती है। रियाज रजा के पास जाता है, गन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। रजा गन नहीं देती है। रजा शक भरी आवाज में बोलती है, मैं कैसे मान लूं कि बाद में तुम मुझे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दोगे? रजा की बात सुनकर रियाज आंखें बड़ी करके रजा को गुस्से से देखता है। रियाज बेड पर जाकर बैठता है और राजा को गुस्से से घूरने लग जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद रियाज किसी को कॉल लगाता है। कुछ सेकंड बात करके रियाज कॉल कट कर देता है। फ़ोन को बेड के एक कोने में पटक कर रियाज बेड पर लेट जाता है। आधे घंटे बाद इमरान अपने हाथों में कुछ पेपर लेकर कमरे के अंदर आता है। रियाज के कहने पर इमरान उन पेपर्स को ले जाकर रजा के सामने टेबल पर रख देता है। उन पेपर्स को देखकर रजा रियाज को अजीब तरीके से देखने जाती है। रजा को कंफ्यूज देखकर रियाज बोलता है, इन पेपर को पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। फिर रियाज रजा के पास आकर रजा के हाथों से गन छीन लेता है और इमरान के साथ कमरे से बाहर चला जाता है। रियाज के जाने के बाद रजा टेबल से उन पेपर्स को उठाकर पढ़ने लग जाती है। यह एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जिसके अकॉर्डिंग रजा को अगले 3 साल तक एक गुलाम की तरह रियाज की हर बात माननी पड़ेगी, साथ ही रियाज के शरीर की हर जरूरत पूरी करनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ऑलरेडी रजा के साइन हो रखे हैं। अपने साइन देखकर रजा को याद आ जाता है कि कैसे कुछ दिन पहले रोमा के साथ कुछ बॉडीगार्ड कमरे में आए थे। उन्होंने जबरदस्ती गन दिखाकर रजा से कुछ पेपर साइन करवाए थे। रजा को समझ में आ जाता है यह वही पेपर है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ने के बाद रजा की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वह खुद से बोलती है, 3 सालों तक मुझे इस आदमी की गुलामी करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट पेपर को कोने में फेंककर रजा सोफे से खड़ी होती है और कमरे में यहाँ से वहाँ घूमने लग जाती है। आधे घंटे तक कमरे में यहाँ से वहाँ घूमने के बाद रजा बेड पर जाकर लेट जाती है। फिर वह मन में सोचती है,
3 साल बहुत लंबा वक्त होता है, मैं कैसे ये सब करूंगी। कुछ देर बाद रजा बेड से उतरकर सोफे के पास जाती है और जमीन से उन पेपर को उठाती है, फिर खुद को दिलासा देते हुए बोलती है, मेरे पास इसके सिवा और ऑप्शन ही क्या है। रजा उन पेपर्स को कबर्ड में रखकर शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। 2 दिन बाद रात को रियाज कमरे के अंदर आता है। बेडरूम में उसे रजा नहीं दिखती है। फिर वह बाहर जाकर रोमा से रजा के बारे में पूछता है, कहाँ है वह। रोमा जवाब देती है, मैम अपने बेडरूम में है। रियाज कहता है, मुझे वह बेडरूम में नहीं दिखी। रोमा कहती है, शायद मैम बाथरूम में होंगी। रियाज वापस कमरे में आता है, फिर बाथरूम में जाकर देखता है रजा बाथटब सोई हुई है। रियाज रजा के पास जाता है और उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगता है। रियाज की इस हरकत से रजा जाग जाती है, फिर अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है। आपको क्या लगता है रजा ने रियाज के साथ जो डील की है वह सही है? क्या और कोई ऑप्शन हो सकता था रजा के पास आज़ाद होने का? आप अपना सजेशन मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो रेटिंग देना मत भूलना। 22 तबीयत खराब हुई। रियाज उसे भूखे भेड़िए की तरह देख रहा है। रियाज रजा का मुंह पकड़कर उसे अपने करीब लाता है, फिर उसके लिप्स पर डीप किस करता है। रियाज रजा को बाथटब से बाहर निकलता है, फिर कमरे में ले जाकर रजा को बेड पर पटक देता है। रियाज जल्दी से अपने कपड़े उतारकर बेड पर आ जाता है। रियाज रजा के कमर के निचले हिस्से को और जांघों को चूमने लगता है। रियाज की इन हरकतों से रजा के शरीर में कर्ज दौड़ने लग जाता है। रजा अपने आपे से बाहर हो जाती है और बेड की चादर को जोर से पकड़ लेती है। रियाज रजा के चेहरे के सामने आ जाता है और रजा के होठों को चूमने लग जाता है। होठों को चूमते चूमते रियाज रजा के शरीर के अंदर एंटर हो जाता है। बेड के जोर जोर से हिलने की आवाज आने लगी। कुछ ही देर में रजा के सिसकने और कहराने की आवाज कमरे में गूंजने लगी। लगभग 3 घंटे तक कमरे में ये सब कुछ चलता रहा। रजा बहुत बुरी तरह से थक चुकी है, उसके शरीर के अंदर थोड़ा सा भी हिलने तक की ताकत नहीं बची। वह चुपचाप बेड पर पड़ी हुई है। थोड़ी देर बाद रजा अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। रियाज बेड पर से उठकर अपने आप को साफ करता है, फिर अपने कपड़े पहनकर कमरे से चला जाता है। अगले दिन सुबह के 11 बजे रोमा रजा का ब्रेकफास्ट लेकर बेडरूम में आए। रोमा ब्रेकफास्ट को डाइनिंग टेबल पर रखकर रजा के पास बालकनी में जाती है। रोमा रजा से मुस्कुराकर कहती है, मैम ब्रेकफास्ट कर लीजिए। रजा रोमा के साथ अंदर आती है, फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल की ओर चली जाती है। रोमा बेडरूम की सफाई करने लग जाती है। ब्रेकफास्ट करते करते रजा का ध्यान टेबल पर रखें मोबाइल पर जाता है। सफाई करने से पहले रोमा ने अपना मोबाइल टेबल पर रख दिया था। रजा उस मोबाइल को टेबल से उठाकर स्टार्ट करती है। मोबाइल पर स्क्रीन लॉक देखकर रजा मोबाइल फिर से टेबल पर रख देती है। थोड़ी देर बाद रोमा काम खत्म करके रजा के पास डाइनिंग टेबल पर आती है। रजा से पूछती है, आपको और कुछ चाहिए मैम? रजा ना में सर हिलाकर जवाब देती है। रोमा डाइनिंग टेबल को साफ करके वहां से जाने लगती है। रजा रोमा से कहती है, मुझे एक कॉल करना है, तुम्हारे मोबाइल से कर लूं? रोमा अपने मोबाइल का लॉक खोलकर आगे करके कहती है, ये लीजिए, आप कॉल कर लीजिए। रजा जल्दी से रोमा के हाथों से मोबाइल ले लेती है और कॉल करने के लिए जल्दी से एक नंबर लगाने लगती है, पर बीच में ही कुछ सोचकर रजा की उंगलियां रुक जाती है। रजा मोबाइल बंद करके रोमा को वापस दे देती है। रजा की इस हरकत को देखकर रोमा बोलती है, क्या हुआ मैम, आपको तो कॉल करना था ना? रजा रोमा को बिना कुछ बोले बेडरूम के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर रजा बेड के ऊपर लेट जाती है और सोचने लगती है कि वह अपनी फैमिली से कांटेक्ट कैसे करें। अगर रजा रोमा के फ़ोन से कॉल करती तो इसका पता रियाज को चल जाता। शाम के वक्त अचानक से रजा के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। रजा को पेट से रिलेटेड डिसीज बीमारी है।
लगभग 1 महीने से रजा ने अपनी मेडिसिन नहीं ली है। इसी वक्त रोमा रजा के लिए चाय और स्नैक्स लेकर बेडरूम के अंदर आती है। जैसे ही वह रजा को बेड पर दर्द से झटपट आते हुए देखती है तो चाय की ट्रे को टेबल पर रखकर जल्दी से रजा के पास जाती है। रोमा घबराते हुए रजा से कहती है, क्या हुआ मैम आपको? लगता है सर को कॉल करना होगा। रोमा की बात सुनकर रजा कहती है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रोमा कहती है, नहीं मैम आपकी हालत बहुत ख़राब दिख रही है। रजा रोमा से कहती है, मुझे पता है क्या हुआ है मुझे। रजा रोमा से एक पेन और पेपर मांगती है। हिम्मत करके रजा एक पेपर पर कुछ मेडिसिन लिखती है, फिर उस पेपर को रोमा को देते हुए कहती हैं, यह मेडिसिन लाकर दो मुझे। उस पेपर को लेकर रोमा कुछ सोचने लग जाती है, फिर वह रजा की तरफ देखती है जो दर्द से तड़प रही है। रोमा मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है। रोमा कमरे से बाहर जाकर रियाज को कॉल करती है, पर कॉल नहीं लगता। फिर रोमा मैसेज करके रियाज को रजा की हालत और मेडिसिन के पेपर के बारे में इन्फॉर्म करती है। दूसरी तरफ रियाज एक कॉन्फ्रेंस में बिजी है, इसलिए उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है। 15 मिनट बाद रोमा मेडिसिन लेकर कमरे के अंदर आती है। रजा जल्दी से मेडिसिन ले लेती है। धीरे धीरे रजा के पेट का दर्द कम होने लगता है। कुछ देर बाद रोमा रजा को बेड पर सुलाकर रूम से बाहर चली जाती है। 3 घंटे बाद कॉन्फ्रेंस खत्म होती है। रियाज अपना मोबाइल चेक करता है। रोमा के 3 मिस कॉल और एक मैसेज था। रियाज मैसेज ओपन करके पढ़ता है। मेडिसिन के बारे में पढ़कर रियाज को रजा पर शक होने लगता है। फिर वह रोमा को कॉल लगाता है। रोमा कॉल रिसीव करके हेलो कहती है। रियाज बोलता है, क्या हुआ है उसे? रोमा जवाब देती है, अचानक से मैम के पेट में दर्द होने लग गया था, फिर उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दी। रोमा की बात काटकर रियाज बोलता है, कैसी मेडिसिन और तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? रियाज की गुस्से भरी आवाज सुनकर डर के मारे रोमा के मुंह से कुछ नहीं निकलता। सामने से कोई जवाब नहीं आने पर रियाज बोलता है, अब कैसी है वह? रोमा डरते हुए जवाब देती है, अब मैम ठीक है। मेडिसिन लेने के बाद वह सो गई थी। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने डिनर किया है। रियाज कॉल कट कर देता है। 23 रजा को मिला फ़ोन। 4 दिन बाद रियाज रजा के पास कमरे में आता है। रजा चुपचाप बेड पर लेटकर टीवी देख रही है। टीवी पर एक थ्रिलर इंग्लिश मूवी चल रही है। रियाज अंदर आकर सोफे पर बैठ जाता है और टीवी देखने लग जाता है। धीरे धीरे रियाज को भी मूवी में इंटरेस्ट आने लग जाता है। मूवी देखे रियाज को जमाना बीत गया है। उसे तो याद भी नहीं कि पिछली बार उसने कोई मूवी कब देखी थी। आधे घंटे के बाद मूवी खत्म हो जाती है। मूवी देखकर रियाज का मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। रियाज सोफे से उठकर बेड के पास जाता है। रजा को देखकर रियाज के चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है। फिर वह रजा के करीब जाकर बोलता है, आज हम मूवी के उस इंटिमेट सीन के तरह सब कुछ करते हैं। मूवी में कुछ इंटिमेट सीन थे। रियाज की बात सुनकर रजा काफ़ी डर जाती है और अजीब नज़रों से रियाज को देखने लगती है। रियाज झटके से रजा का हाथ पकड़कर उसको बेड से नीचे उतारता है। फिर रजा को डाइनिंग टेबल के पास ले जाकर टेबल का सारा सामान जमीन पर फेंक देता है। रियाज रजा के सारे कपड़े उतार देता है। फिर रजा को कमर से पकड़कर टेबल पर बैठा देता है। रियाज कब्ज से एक रस्सी लेकर आता है। रजा को उस रस्सी से बांध देता है। रियाज जल्दी से अपने कपड़े उतारकर रजा के ऊपर आता है। मूवी के इंटिमेट सीन की तरह रियाज रजा के साथ इंटिमेट होने लगता है। कुछ ही सेकंड में रजा की दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगती है। करीब 2.5 घंटे तक यह इंटिमेट सेशन चलता है। उसके बाद रियाज रजा से दूर होता है और रस्सी खोलकर रजा को टेबल के नीचे उतारता है। रजा अपने
लड़खड़ाते हुए पाँव से चलकर बेड के पास जाती है, फिर बेड के ऊपर जाकर लेट जाती है। रियाज सोफे पर जाकर बैठ जाता है और सिगरेट जलाकर स्मोक करने लगता है। सिगरेट खत्म करने के बाद रियाज अपने आप को साफ करने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। 10 मिनट बाद रियाज कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर निकलता है, फिर रजा के सामने आकर बोलता है, कल रात रूम नंबर 802 में तुम्हें मिस्टर फर्नांडिस मिलेंगे, जिनके साथ तुम्हें सोना है, तो कल के लिए रेडी रहना। रियाज की बात सुनकर रजा जल्दी से बेड पर से खड़ी हो जाती है, फिर गुस्से से चिल्लाकर रियाज से बोलती है, मैं कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ जो आज तुम्हारा कल किसी और का बिस्तर गर्म करूंगी। रियाज गुस्से में रजा का गला पकड़कर बिस्तर पर सीधा लेटा देता है, फिर रजा के गले पर अपनी पकड़ मजबूत करके बोलता है, मुझसे चिल्लाकर बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अपनी औकात में रह। रियाज ने रजा का गला इतनी जोर से पकड़ रखा है कि रजा का एक एक सांस लेना मुश्किल हो रहा है। रजा को झटपट आता हुआ देखकर रियाज रजा के गले पर अपनी पकड़ ढीली करता है। रजा हिम्मत करके रियाज से बोलती है, यही अच्छा होगा कि तुम मेरा गला दबा के मुझे मार दो, कम से कम मुझे हर रोज किसी ना किसी के साथ सोना तो नहीं पड़ेगा, साथ में तुमसे भी आज़ादी मिल जाएगी। रियाज गुस्से से रजा को आंखें दिखाकर बोलता है, अगली बार तूने चिल्लाकर मुझसे बात करी तो तेरी यह जवान काट दूंगा। फिर चिल्लाना तो दूर की बात है, कभी बोलने के लायक नहीं रहेगी। इतना बोलकर रियाज रजा का गला छोड़ देता है। रजा गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। रियाज गुस्से में बेडरूम से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर अपने एक पैर से दरवाजे को धड़ाम से बंद कर देता है, फिर अपने एक आदमी को फ़ोन लगाकर कहता है, मिस्टर डैनियल के लिए दूसरी लड़की का इंतजाम करो। इतना कहकर रियाज वहां से चला जाता है। बेडरूम के अंदर रजा मिरर के सामने जाकर खड़े होती है और अपने गले को देखने लगती है। रियाज ने रजा का गला इतनी जोर से पकड़ा था कि उसके गले में रियाज के हाथों की 5 उंगलियां छप गई है। रजा टेबल से पानी का गिलास उठाकर पानी पीती है और सोने के लिए चली जाती है। 8 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद रियाज कमरे के अंदर आता है। पिछले 8 दिनों से रियाज बिजनेस के एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के कारण शहर से बाहर गया हुआ था। आज रियाज का मूड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बेडरूम के अंदर आकर रियाज चारों तरफ अपनी नज़र घुमाने लगता है। उसे रजा कहीं नहीं दिखती। अचानक उसे बाथरूम के अंदर से आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर रियाज समझ जाता है कि रजा बाथरूम के अंदर है। रियाज रजा को देखने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर रजा पीछे मुड़ती है तो अचानक से उसके गले से चीख निकल जाती है। रियाज जल्दी से रजा के पास जाकर अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर देता है, फिर रजा से कहता है, शुश, कितना चिल्लाती हो। रियाज रजा को ऊपर से नीचे हवस भरी नज़रों से घूरने लगता है। रियाज के इस तरह से देखने के कारण रजा अनकंफर्टेबल हो जाती है। रजा ने ब्रा और पैंटी के अलावा कुछ नहीं पहन रखा है। धीरे धीरे रियाज रजा के शरीर पर अपने हाथ फेरने लगता है। जैसे ही रियाज का हाथ रजा की कमर से नीचे जाने लगता है, रजा जल्दी से रियाज से दूर होती है। फिर रियाज से हिचकिचाते हुए बोलती है, आज मेरा पीरियड का सेकंड डे है। रियाज थोड़ा गुस्से में बोलता है, क्या तुम मुझे अपने पीरियड के बारे में पहले इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी है? रजा रियाज को अजीब नज़रों से देखती है, फिर बोलती, अब मैं आपको अपने पीरियड्स के बारे में पहले से कैसे इन्फॉर्म करूं? रियाज कहता है, तुम अपने पीरियड्स के बारे में रोमा को बता देती, फिर वह मुझे में इन्फॉर्म कर देती। रजा आंखें बड़ी बड़ी करके रियाज को घूरती है, फिर कहती है, अब मुझे अपने पीरियड्स के बारे में रोमा को भी बताना होगा। रियाज हाँ कहता है। रियाज का जवाब सुनकर रजा का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह रियाज को हैरानी से देखने लग जाती है। रजा बड़बड़ाने लगती है, कोई भी लड़की अपने पीरियड के बारे में सबके सामने ढिंढोरा थोड़ी पीटेगी।
रियाज के कान बहुत तेज है। वह रजा की बात सुन लेता है। रियाज डिसअपॉइंट होकर कमरे से चला जाता है। अगले दिन सुबह रोमा बेडरूम के अंदर अपने हाथों में एक बॉक्स लेकर आती है। अंदर आकर रोमा उस बॉक्स को रजा के हाथों में पकड़ आती है, बोलती है, ये सर ने भेजा है। रजा हैरानी से बॉक्स को देखती है, फिर रोमा से पूछती है, क्या है इसमें? रोमा मुंह बनाकर बोलती है, मुझे नहीं पता। रजा उस बॉक्स के ऊपर के कवर को हटाती है। अंदर मोबाइल के बॉक्स को देखकर रजा बहुत खुश हो जाती है। रजा जल्दी से बॉक्स को खोलकर मोबाइल बाहर निकालती है। मोबाइल ज़्यादा महंगा तो नहीं था, पर रजा इस बात को सोचकर खुश थी। अब वह अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर सकती है। फ़ोन पहले से ही ऑन था और उसके अंदर ऑलरेडी एक सिम थी। अचानक से मोबाइल पर एक मैसेज आता है, अब तुम्हें रोमा के सामने अपने पीरियड्स का ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ेगा। तुम डायरेक्ट मुझे इन्फॉर्म करोगी। यह मैसेज रियाज का है। चैप्टर 24। रजा ने अपने नानू नानी से बात की। रोमा रजा को ब्रेकफास्ट करवा के कमरे से चली जाती है। रोमा के जाने के बाद रजा जल्दी से मोबाइल को स्टार्ट करके एक नंबर डायल करने लगती है। अचानक से रजा के दिमाग में एक ख्याल आता है, कहीं मुझ पर नज़र रखने के लिए इस मोबाइल में ट्रैकर तो नहीं लगाया है। रजा मोबाइल को साइड में रखकर कमरे में यहाँ से वहाँ घूमने लगती है। कुछ देर सोचने के बाद रजा मोबाइल उठाकर फ़ोन की सेटिंग चेक करने लगती है। रजा को फ़ोन में कुछ भी अजीब नहीं लगता है। फिर वह खुद से बोलती है, मैं कौन सी इतनी इम्पॉर्टेंट हूँ जो वह मुझ पर नज़र रखने के लिए ये सब करेगा। वैसे भी मुझ पर नज़र रखने के लिए इतने सारे बॉडीगार्ड तो रख रखे हैं। रजा जल्दी से नंबर डायल करके कॉल लगाती है, पर कॉल नहीं लगता। कस्टमर सर्विस से एक इन्फॉर्मेशन आती है, इस सिम से आप इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। डिसअपॉइंट होकर रजा गुस्से में मोबाइल को बेड पर पटक कर बालकनी में चली जाती है। बालकनी में थोड़ी देर घूमने के बाद रजा बेडरूम में आती है। फिर वह खुद से बोलती है, मैं कौन सी इतनी इम्पॉर्टेंट हूँ जो वह मुझ पर नज़र रखने के लिए ये सब करेगा। वैसे भी मुझ पर नज़र रखने के लिए इतने सारे बॉडीगार्ड तो रख रखे हैं। रजा जल्दी से नंबर डायल करके कॉल लगाती है, पर कॉल नहीं लगता। कस्टमर सर्विस से एक इन्फॉर्मेशन आती है, इस सिम से आप इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। डिसअपॉइंट होकर रजा गुस्से में मोबाइल को बेड पर पटक कर बालकनी में चली जाती है। बालकनी में थोड़ी देर घूमने के बाद रजा बेडरूम में आती है। रजा की आईडी ऑन देखकर नेहा, रजा की कज़न सिस्टर, उसे मैसेज करती है, कहाँ है तू? पिछले 1-1.5 महीने से तूने घर पर कॉल क्यों नहीं करा? तुझे पता है घर पर सब कितने परेशान है। नानू नानी ने तो टेंशन ले लेकर अपनी हालत खराब कर ली है। तेरा फ़ोन नंबर भी बंद आ रहा है। नेहा का मैसेज पढ़कर रजा को बहुत टेंशन होने लगती है। फिर वह नेहा को मैसेज करती है, क्या नानू नानी ने अपनी तबीयत खराब कर ली है? मुझे उनसे बात करनी है। नेहा मैसेज करती है, अभी मैं बाहर हूँ, मैं जल्दी से घर जाकर तेरी नानू नानी से बात करवाती हूँ, पर तेरा नंबर तो बंद है। रजा मैसेज करती है, मैं ऑनलाइन ही हूँ, तू जल्दी से घर जाकर मुझे वीडियो कॉल कर। नेहा मैसेज करती है, ओके। थोड़ी देर बाद नेहा का वीडियो कॉल आता है। रजा जल्दी से मोबाइल लेकर बाथरूम के अंदर चली जाती है। फिर ऑनलाइन कॉल रिसीव करती है। स्क्रीन में एक बुढ़ी औरत, एक बुढ़ा आदमी, राजा के नाना नानी को अपनी आंखों के सामने देखकर रजा के आंसू निकल जाते हैं। फिर रजा इमोशनल होकर बोलती है, कैसे है आप, और यह कैसी हालत बना ली है आप दोनों ने? दूसरी तरफ से दोनों थोड़ा गुस्से से बोलते हैं, इतने दिन हो गए फ़ोन क्यों नहीं किया हमें, और तेरा नंबर भी बंद आ रहा है। रजा को इतने दिन बाद देखकर उन दोनों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। रजा बोलती है, मेरा फ़ोन खराब हो गया था। फिर रजा की नानी बोलती है, तू नया मोबाइल नहीं खरीद सकती थी, किसी और के मोबाइल से फ़ोन कर देती। रजा बोलती है,
यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है नानी। रजा के नानू कहते हैं, कहाँ है तू अभी? रजा थोड़ा सोच कर कहती है, साउथ अफ्रीका। रजा के नानू कहते हैं, पर क्यों? रजा कहती है, यहाँ मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है, अब मैं यहीं से मेडिकल प्रैक्टिस करूँगी। बात बीच में काटकर रजा की नानी कहती है, क्या ज़रूरत है तुझे उस जंगल में रहने की? रजा मुंह बनाते हुए कहती है, नानी, अफ्रीका कोई जंगल नहीं है, यह एक कंट्री है। मुझे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। आप सब टेंशन मत लीजिए। 1 घंटा गुजर जाता है। रजा अपने नाना नानी और नेहा से बहुत सारी बातें करती है। फिर लास्ट में रजा कहती है, यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अगर कभी मेरी आपसे बात ना हो तो आप टेंशन मत लेना, अब से हम ऑनलाइन बात करेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ से सब रजा को हाँ में जवाब देते हैं। फिर रजा कॉल कट कर देती है। आज रजा ने ना जाने कितने दिनों के बाद अपने नाना नानी से बात करी है। फ़ोन कट करने के बाद रजा खुशी से नाचने लगती है। नाचते नाचते रजा बाथरूम में गिर जाती है। उसे पैरों में थोड़ी चोट भी लगती है, पर एक्साइटमेंट के मारे उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। वह जल्दी से खड़े होकर नाचते हुए बाथरूम से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद रोमा लंच लेकर कमरे में आती है और डाइनिंग टेबल पर खाना सजाने लगती है। रोमा को देखकर रजा जल्दी से डाइनिंग टेबल के पास आती है। खाना देखकर रजा मुंह बिगाड़कर रोमा से कहती हैं, मुझे यह नहीं खाना। फिर रोमा रजा की तरफ देखकर कहती है, ठीक है, आपको क्या खाना है मुझे बता दीजिए, मैं उसे बनवा दूंगी। रजा बोलती है, मुझे वेज मेयो सैंडविच खाना है और साथ में चाय भी। रोमा थोड़ा मुस्कुरा कर कहती है, मैम अभी लंच का समय है, अभी आप लंच कर लीजिए, मैं शाम को आपके लिए चाय और सैंडविच दोनों ला दूंगी। देखते ही देखते महीना बीत जाता है। रात के वक्त एक औरत रजा का लंच लेकर आती है। रजा उस औरत से रोमा के बारे में पूछती है। पिछले 2 दिनों से रोमा रजा के कमरे में नहीं आई है। वह औरत रजा को जवाब देती है, रोमा अभी छुट्टी पर गई है। रजा पूछती है, कब तक आएगी वह औरत जवाब देती है, रोमा के हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए उसे वापस काम पर आने में वक्त लगेगा। इतना बोलकर वह औरत कमरे से बाहर चली जाती है। उस औरत का जवाब सुनकर रजा उदास हो जाती है। रजा डिनर आधे में छोड़कर बेडरूम में चली जाती है और बेड पर जाकर चुपचाप सो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो स्टोरी को रेटिंग देना मत भूलना। 25 अयन्ने की रिया की पूछताछ देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं। बॉडीगार्ड रजा को होटल से बाहर ले जा रहे हैं। रजा के पीछे पीछे 2 सर्वेंट लगेज लेकर चल रहे हैं। होटल से बाहर निकलकर सर्वेंट कार की डिग्गी में रजा का सारा सामान रख देते हैं और बॉडीगार्ड रजा को कार में बैठा देता है। 3 घंटे बाद कार एक बंगले के आगे आकर रुकती है। एक बॉडीगार्ड कार के पास आकर कार का दरवाजा खोलता है। रजा कार से बाहर निकलती है। सर्वेंट रजा को ऊपर कमरे में ले जाता है। रजा कमरे के अंदर जाकर बेड पर चुपचाप लेट जाती है। कुछ देर बाद 2 सर्वेंट रजा का सारा सामान लाकर कमरे में छोड़ देते हैं। 2 दिन बाद रात के 2 बजे कमरे का दरवाजा खुलता है। रियाज अंदर आकर लाइट ऑन करता है। कमरे में रोशनी होने के कारण रजा नींद से जागकर बेड पर बैठ गई। फिर अपनी नींद भरी आंखों से रियाज को देखने लगी। रियाज सोफे पर बैठकर अपने जूते उतार रहा है। जूते उतारकर रियाज बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। आधे घंटे बाद रियाज बाथरोब में बाथरूम से बाहर निकलता है। रियाज बाथरोब को उतारकर रजा के पास बेड पर आ जाता है और एक एक करके रजा के सारे कपड़े उतारकर जमीन पर फेंक देता है। उसके बाद रियाज रजा को लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है। रियाज रजा के होठों को चूमने लगता है। चूमते चूमते रियाज जानबूझकर रजा के होठों को काट देता है। दर्द के मारे रजा के आंखों से आंसू निकल जाते हैं।
फिर रियाज रजा के पेट के नीचे वाले प्राइवेट पार्ट्स को चूमने लगता है। रियाज की हरकतों से रजा सिसकने लगती है। रियाज झटके से रजा को घुमाता है और डॉगी स्टाइल में रजा के शरीर में एंटर होता है। कुछ ही सेकंड में रजा दर्द से चिल्लाने लगती है। करीब 4 घंटे बाद रियाज रजा के शरीर को बेहोशी की हालत में छोड़ता है। बेड से उतरकर रियाज अपने आप को साफ करके कपड़े पहन लेता है। फिर कबर्ड से एक चादर निकालकर रजा के शरीर को ढक देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ अयान अमेरिका के एक 5 स्टार होटल के अंदर अपने रूम में कुछ फाइल्स पढ़ रहा है। उसके साथ में कुछ क्लाइंट भी बैठे हैं। अयान पिछले कुछ वक्त से बिजनेस के काम की वजह से अमेरिका में है। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी कमरे से चले जाता है। सबके जाने के बाद अयान सोफे से उठकर खिड़की के पास जाता है और बाहर का नज़ारा देखने लगता है। अचानक से अयान के दिमाग में रिया का ख्याल आता है। क्या रिया वहां से भागकर वापस अमेरिका आ गई है? शायद वह हॉस्पिटल में होगी। अयान बिना कुछ सोचे समझे होटल से बाहर निकलकर अपनी कार में जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करके होटल के मेन गेट से बाहर निकल जाता है। 1.5 घंटे बाद अयान हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अंदर रिसेप्शन पर जाकर अयान रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, मुझे डॉक्टर रिया से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर में देखती है, फिर कुछ देर बाद जवाब देती है, यहाँ कोई डॉक्टर रिया नहीं है। अयान बोलता है, नहीं, वह यहीं पर काम करती है, आप एक और बार ध्यान से चेक कीजिए। अयान बिना कुछ सोचे समझे होटल से बाहर निकलकर अपनी कार में जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करके होटल के मेन गेट से बाहर निकल जाता है। 1.5 घंटे बाद अयान हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अंदर रिसेप्शन पर जाकर अयान रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, मुझे डॉक्टर रिया से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर में देखती है, फिर कुछ देर बाद जवाब देती है, यहाँ कोई डॉक्टर रिया नहीं है। अयान बोलता है, नहीं, वह यहीं पर काम करती है, आप एक और बार ध्यान से चेक कीजिए। अयान बोलता है, क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ से जाने के बाद वह कौन से हॉस्पिटल में गई है? रिसेप्शनिस्ट अयान को ना में जवाब देती है। अयान डिसअपॉइंट होकर हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है। अचानक से पीछे से किसी लड़की की जानी पहचानी आवाज आती है, अयान, अयान, रुको, कहाँ जा रहे हो अयान? अयान पीछे मुड़कर देखता है तो लिफ्ट की ओर से एना मुस्कुराते हुए अयान के पास आ रही है। एना अयान के पास आकर से गले मिलकर बोलती है, कैसे हो तुम? कितने सालों बाद मिल रहे हो? अयान भी मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं ठीक हूँ, और तुम? एना कहती है, आई एम परफेक्टली फाइन। फिर एना अयान को लेकर कैंटीन में चली जाती है। कैंटीन में जाकर दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं। एना पूछती है, क्या खाओगे तुम? अयान कुछ भी खाने से मना कर देता है। फिर एना दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करती है। कॉफ़ी पीते पीते अयान एना से रिया के बारे में पूछता है। एना कहती है, 2 साल पहले उसने ये हॉस्पिटल छोड़ दिया था। रिया ने MBBS में टॉप किया था। उसे शहर के सबसे बड़े और जाने माने RDM हॉस्पिटल में मेडिकल सर्जन के कोर्स के लिए एडमिशन मिल गया। तुम तो अच्छे से जानते ही हो कि वह हमेशा से एक सर्जन बनना चाहती थी। वह इसके लिए कितनी पागल है। कैंटीन के अंदर अयान को पुराने दिन याद आने लगे कि कैसे वह रिया के साथ यहाँ कॉफ़ी पीने आता था। उन दोनों की दोस्ती भी यही कॉफ़ी पीते पीते हुई थी। दोनों यहाँ बैठकर बहुत सारी बातें करते थे। कॉफ़ी खत्म करने के बाद एना अयान से बोलती है, आमिर तुम्हें बहुत याद करता है अयान। अयान बोलता है, कहाँ है वह? मैं जाने से पहले उससे जरूर मिलूंगा। एना उदास होते हुए बोलती है, अभी वह इंडिया गया हुआ है। अगली बार यहाँ आओ तो उसे से जरूर मिलना। एक अयान हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो स्टोरी को रेटिंग देना मत भूलना।